जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले बताएंगे तिब्बत में चीन की जिद पर मंडराया तबाही का खतरा। तो वहीं अब अमेरिका भी करने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बड़े पुरस्कार से सम्मानित। बताएंगे 3 पुरस्कार मिलने के जस्ट बाद ही अमेरिका भी पीएम मोदी को देने वाला है बहुत बड़ा पुरस्कार। तो वहीं कनाडाई पीएम ट्रूडो को मोदी संग पंगा पड़ गया भारी, और कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां तिब्बत में चीन की जिद से मंडराया तबाही का खतरा। 3 विशाल डैम बनाकर इकोसिस्टम बर्बाद कर रहा है ड्रैगन। भारत नेपाल पर बड़ा संकट। दोस्तों, चीन अपने खास प्रोजेक्ट के तहत तिब्बत में मचू बोले तो येलो नदी के ऊपरी इलाकों में बड़े बड़े हाइड्रो पावर बांध बना रहा है। चीन पहली बार तिब्बत में ऊपर की ओर हाइड्रो पावर बांध बना रहा है, जिसका मकसद एशिया की प्रमुख नदियों के स्रोत हैं। एक तरफ चीन इस प्रोजेक्ट पर जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक इससे आने वाले भूगर्भीय आपदाओं और गंभीर पर्यावरणीय परिणामों को लेकर चिंता में है। खास तौर से इन डैम के आसपास बसे तिब्बती समुदायों के लिए ये चीनी प्रोजेक्ट तबाही की वजह बन सकते हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल और भारत की भी मुश्किल बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बीते साल जनवरी में सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत में मलबुजा जंगबो नदी पर चीन की बांध बनाने की बात सामने आई थी। ये भारत की गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये नदी भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है। मई 2021 में शुरू हुए बांध का निर्माण इस त्रिकोणीय जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र के सामने स्थित है। इस घटनाक्रम ने भारत और नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी है। दोस्तों, यानी कि चीन सुधरने वाला नहीं है और ये लगातार घेरने और दूसरे देशों को परेशान करने की कोशिश में लगा ही रहता है। वहीं अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में मिलेगा विश्व शांति पुरस्कार। आखिर किस लिए हुई ये घोषणा बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिका में प्रदान किया जाएगा। इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज एसोसिएशन ने मैरीलैंड के स्लीगो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने यह ऐलान किया कि एक गैर सरकारी संगठन है। यह कदम उठाने का मकसद अमेरिका में भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें एकजुट करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार विश्व शांति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और समाज को एकजुट करने के लिए दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यकों का उत्थान करने के लिए वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल ही में 5 दिनों की यात्रा करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर उनको ऑलरेडी 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और उसके बाद इस सबसे बड़े देश सुपर पावर कंट्री अमेरिका से पीएम मोदी को विश्व शांति पुरस्कार मिलना वाकई में किसी बहुत बड़े खुशी से कम नहीं है दोस्तों। और ये वाकई में भारत के लिए गर्व की बात है। ऐसे में पीएम मोदी को एडवांस में कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा पीएम मोदी। साथ ही साथ बता दें, एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत को अपना गुरु मान रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्डों से नवाज रही है, पुरस्कार से सम्मानित कर रही है, तो दूसरी ओर कनाडा पीएम मोदी से दुश्मनी मोल लेने की फिराक में है। लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, पंगा ले रहा है। अब ऐसे में कनाडाई पीएम ट्रूडो को मोदी से पंगा बड़ा ही भारी पड़ गया दोस्तों। अपने अधिकारियों को ही उसको कहना पड़ गया अपराधी, बदनाम करने के चक्कर में गले पड़ गई बड़ी मुसीबत। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठी जानकारी लीक करने के मामले में अपने ही सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को अपराधी बताया है। जस्टिन ट्रूडो ये बात कनाडा के प्रमुख अखबार ग्लोब एंड मेल की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में जानकारी थी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री अजित डोभाल को भी इस योजना के बारे में जानकारी थी। ग्लोब एंड मेल ने रिपोर्ट में कनाडाई सुरक्षा अधिकारियों का हवाला दिया था। इस मामले में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और इसे बदनाम करने का अभियान बताया था। इसके बाद कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताया। एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने पीएम मोदी, जयशंकर और अजित डोभाल के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के बारे में कुछ नहीं बताया है और न ही उसके पास ऐसे कोई सबूत हैं। अब ऐसे में अपने ही अधिकारियों को जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा कि हमने देखा है कि अपराधी मीडिया को शीर्ष गोपनीय जानकारी लीक कर रहे हैं और वे लगातार गलत स्टोरी छाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों का मीडिया को जानकारी लीक करना अविश्वसनीय है। एक दिन पहले ही सरकार के सार्वजनिक रूप से सफाई देने के बाद अब ट्रूडो ने खुद भी मान लिया है कि उनके अधिकारी भारत को बदनाम करने के काम में लगे हुए हैं। जी हाँ, हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुस्से से ट्रूडो खुद समझ गए
होंगे कि भारत या फिर पीएम मोदी गलती पर माफ भी नहीं करेंगे कनाडा को। जी हां, साथ ही साथ बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा बढ़ा सकती है भारत के साथ तनाव। विपक्ष ने लगाया आरोप कि चीन कार्ड खेल रहे हैं ओली, जिसके बाद ओली को भी जवाब देना पड़ गया। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को चीन जाने के अपने प्लान का आधिकारिक ऐलान किया है। उन्होंने बीजिंग दौरे से पहले ही यह दावा कर लिया है कि उनकी आगामी चीन की आधिकारिक यात्रा काफी सफल रहेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद किसी पड़ोसी देश की केपी शर्मा ओली की पहली यात्रा होगी। ओली ने कहा कि मैं 2 दिसंबर को चीन की यात्रा पर जा रहा हूं और ये महज एक दौरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो यात्रा के दौरान लोगों और देश के हित को ध्यान में रखेंगे। ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि वो यात्रा के दौरान चीन से ऋण मांगने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ाना मेरी प्राथमिकता होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर ओली की यात्रा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, मगर ओली ने स्वयं अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया है। वो दोबारा नेपाल की परंपरा को तोड़कर चीन पहुंचेंगे, क्योंकि आमतौर पर नेपाल का प्रधानमंत्री सबसे पहले भारत की यात्रा करता रहा है, मगर केपी ओली ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस परंपरा को तोड़कर चीन की यात्रा की थी। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि चीन कार्ड खेल रहे हैं ओली। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि द हिंदू से कि ये ओली के नेतृत्व वाली सरकार की अपरिपक्वता को दिखाता है। उन्होंने दोनों पड़ोसी यानी भारत और चीन के साथ संबंधों को साधने में ज्यादा परिपक्वता दिखानी चाहिए। केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा से मुझे लगता है कि वो चीन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ओली को चीन जाने से पहले भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकारना चाहिए था। जी हाँ, हालांकि दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है केपी शर्मा ओली के लिए, क्योंकि वो हमेशा से ही चीन के समर्थित रहे हैं। उन्होंने चीन का ही समर्थन किया है ओवर इंडिया, और अगर वो चीन की पहली यात्रा कर रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो भारत की बजाय चाइना जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए चाइना ही बड़ा पदार्थ है। साथ ही साथ दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है अवश्य बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। लाइक नहीं किया दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रशिया को विमानन सामग्री भेजने के आरोप में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी। अमेरिका में एक भारतीय नागरिक को रशिया की कंपनियों के लिए विमानन सामग्री हासिल के आरोप में निर्यात नियंत्रण कानून के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार किया गया है। न्याय विभाग ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नई दिल्ली स्थित एयर चार्टर सेवा प्रदाता अरेजो एविएशन के प्रबंध भागीदार संजय कौशिक को 17 अक्टूबर को मियामी में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो आधिकारिक यात्रा पर भारत से आए थे। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार अरेजो एविएशन दिल्ली कैंट के मेहरम नगर में स्थित है और ये एक विमानन सेवा कंपनी है जो चार्टर विमानन, हवाई एम्बुलेंस के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही वाणिज्यिक सामान्य और कॉर्पोरेट विमानों के कल पुर्जे और पायलट मुहैया कराती है। साथ ही साथ बता दें, राजौरी में 14 लोगों ने किया एलओसी पार। कोर्ट ने सभी नामजद लोगों को कर दिया अपराधी घोषित। जी हां, जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में 14 व्यक्तियों को घोषित अपराधी घोषित कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इन व्यक्तियों में एक जोड़ा भी शामिल है जो 2011 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में नियंत्रण रेखा पार करके इलीगली गए थे। अदालत का यह फैसला शनिवार को सुनाया गया है। साथ ही बता दें, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल की आर्मी ने क्यों बनाया अपना जनरल, क्या है पूरा मामला। बता दें, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी अब नेपाल के भी जनरल बन चुके हैं। ये सुनकर आप भी चौंके होंगे दोस्तों, लेकिन चौंकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेपाली सेना ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी को जनरल का मानद उपाधि से नवाजा है। दरअसल जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सिंह दरबार में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की है। नेपाल सेना के एक बयान के अनुसार जनरल द्विवेदी जी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री मनवीर राय के साथ भी शिष्टाचार भेंट की। नेपाल के प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार इस अवसर पर ओली ने नेपाल और भारत के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान करने की परंपरा जारी रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही साथ बता दें, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि ट्रंप की वापसी से बहुत दुख हुआ, वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी हां, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का कहना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने पर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। मर्केल ने कहा कि और उन्हें याद किया गया है कि उनके साथ हर भेंट एक प्रतियोगिता होती थी। आप या मैं जर्मन साप्ताहिक डेर स्पीगल में शुक्रवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में मर्केल ने कहा कि ट्रंप दुनिया खासकर बहुपक्षवाद के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि अब जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है वो वास्तव में आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था इस राष्ट्रपति के पीछे खड़ी है एवं डॉलर प्रमुख मुद्दा है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान भी मांगे मोदी जैसा नेता। पीएम मोदी का फैन हुआ ये पाकिस्तान अमेरिकी व्यापारी, बांधे तारीफों के पुल। जी हां, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में है। हमने आपको शुरू में भी खबर बताई थी। बता दें, वॉशिंगटन डीसी में एक लॉन्च में शामिल होने पाकिस्तानी अमेरिकी व्यापारी साजिद तरार पहुंचे। उन्होंने वहां प्रधानमंत्री मोदी जी की खूब ज्यादा तारीफ की दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं तारीफ की। तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने
ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है। आज विश्व स्तर पर भारत एक अलग ही रुतबा है। आज के समय में पाकिस्तान को भी एक मोदी साहब जैसे राष्ट्रवादी नेता की आवश्यकता है, जो पाकिस्तान को गर्त से बाहर निकाल सके, जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके और देश हित में काम करे। ग्लोबल इक्विटी अलायंस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तरार ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए बनाए गए इस गठबंधन का समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। अल्पसंख्यकों का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन सभी से है। बहुत सारे भारतीय लोग यहाँ पर हैं। आज मैं उन सभी की सफलता की कहानी सुनने आया हूँ। वाकई में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वाकई में भारत को आगे ले जाने के साथ साथ अपनी भी छवि इन्होंने पूरे दुनिया में एक महान नेता के तौर पर छाप दी है, जो जन्म जन्मांतर तक रहने वाला है। अगली खबर बता दे कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में चल रही चुनावी महासंग्राम का आज शनिवार को अंत हो गया। इस बार के चुनावी महासंग्राम में भाजपा वाला महायुति गठबंधन के सामने विपक्षी महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से धाराशाही हो गया। अब ऐसे में महायुति की जीत के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो आपको बता दे, गौरतलब है कि महायुति गठबंधन ने बिना सीएम का चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा है, लेकिन सीएम की रेस में मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों शामिल हैं। वहीं इस बार के चुनाव परिणाम में महायुति गठबंधन में शामिल 126 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों, इस बम्पर जीत के बाद सीएम चेहरे को लेकर फडणवीस ने कहा कि सीएम के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है, पहले दिन से ही ये तय था। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम फेस को लेकर भी अपनी बात साफ कर दी। साथ ही महायुति की जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें अप्रत्याशित जीत दिलाई है, इससे पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा, पहले दिन से ये तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। फैसला सभी को स्वीकार्य होगा, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। जी हाँ, बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको बनाया जाएगा महाराष्ट्र का सीएम इस बार? क्या एकनाथ शिंदे ही होंगे अगले सीएम चेहरे? तो वहीं संजय राउत ने भी बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि एकनाथ शिंदे इस बार नहीं होंगे महाराष्ट्र के सीएम, दिल्ली में हो चुका है फैसला। जी हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही था कि महाराष्ट्र में किसकी विजय होगी, जो अब पूरा हो चुका है, लेकिन शरद पवार तक जो नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कैसे कर दिखाया था। अब दिलाई इनको प्रचंड जीत, लौट कर आ ही गया समंदर। जी हाँ, यानी कि महाराष्ट्र के 64 सालों के सियासी इतिहास में वो महज दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वसंत राम नाइक के बाद दूसरे नेता हैं ये। ऐसा करिश्मा जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी कभी नहीं कर पाए, जो 4 बार मुख्यमंत्री बने। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र की जीत पर पीएम मोदी ने पहला रिएक्शन दिया, कह दिया ये विकास और सुशासन की जीत है। एक्स पर लिखा पीएम मोदी ने कि एकजुट होकर हम और भी ऊंचे उठेंगे। एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों, खासकर राज्य के युवाओं और महिलाओं का हार्दिक आभार। ये प्यारा और गर्मजोशी अद्वितीय है। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। और भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जीत पर कहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं उपचुनाव की, जहां पर यूपी में बाबा की चली आंधी, 9 में 7 सीट पर बीजेपी की विजयी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भी सीएम योगी की जमकर कर दी तारीफ, बता दिया क्रांतिकारी मुख्यमंत्री। जी हाँ, यूपी उपचुनाव में 9 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने सपा से 2 सीटें छीनी है। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी का स्वागत और अभिनंदन किया। केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि हमने कटहली में कमल खिलाया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज तो कमल नहीं खिल सका, लेकिन 2027 को कमल खिलाएंगे, वहां भी कमल खिल गया। आज जनता ने भाजपा को जो आशीर्वाद दिया है वो असाधारण है। 2027 को सेमीफाइनल कहने वाले आज पूरी तरह हार चुके हैं। फर्जी पीडीए परिवार विकास एजेंसी चलाने वाली सपा मिटा दिया गया है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, क्या आप भी कांग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को? लेकिन आपको बता दें, यूपी की इस सीट पर दोबारा चुनाव करवाने के लिए कोर्ट का रुख करेगी समाजवादी पार्टी। वोटिंग के दौरान हुआ था यहाँ हंगामा। दरअसल मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर बीजेपी की जीत के बाद सपा ने इस सीट को लेकर कानूनी राय लेने का मन बनाया है। माना यह जा रहा है कि सपा वोटिंग के दिन के बाद तमाम साक्ष्य और वीडियो को आधार बनाकर कोर्ट में इसको चुनौती देगी और इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने की अपील कर सकती है। जी हाँ, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली खबर में। यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।